हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर, फिजियोथेरेपिस्ट, जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज आपके लिए हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो ये कहती है कि कमर में दर्द के कितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार का कारण क्या होता है, उन प्रकारों के लक्षण क्या होते हैं और हर एक प्रकार को आप किस किस अलग अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सीरीज़ हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में आपको तकरीबन 10 से 12 वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी ए से लेके जी तक की सारी क्वेश्चंस के आंसर होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा YouTube चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को लाइक करिए, इन महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और कलीग्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका नाम है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। आपने काफ़ी बार सुना होगा लोग बागों को ये कहते हुए कि उनको कमर में दर्द है, लेकिन कमर के दर्द के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार है जिसका नाम है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। डॉक्टर इसे आम भाषा में LCS भी लिख देता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसकी पैथोलॉजी क्या होती है। अगर एक रीढ़ की हड्डी को ले लें और इसके नीचे दूसरी रीढ़ की हड्डी है, ये मैं साइड से देख रहा हूँ रीढ़ की हड्डियों को। ये दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क लगा होता है। जब और इन डिस्क से आगे और पीछे की तरफ ये एक राइट साइड में चली गई और एक ये लेफ्ट साइड में चली गई। यहाँ से हर एक लेवल के नीचे से एक नस निकलती है जो राइट साइड में जाती है, दूसरी नर्व निकलती है जो कि लेफ्ट साइड में आती है। जिस भी जगह से ये निकलती हैं, उस जगह से निकलने का जो दायरा होता है, जो डायमीटर होता है, जब वो छोटा हो जाता है और जो नर्व होती है वो अपने ऑरिफिस में कहीं दब जाती है, इस कंडीशन को हम लोग लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। लंबर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्टेनोसिस है अक्सर हमारे लंबर वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभार ये हमें सर्वाइकल वाले एरिया में भी देखने को मिलता है, जब हम इसको सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। तो नर्व जहाँ से निकली अपने ओरिजिन से अगर वहाँ दब जाए तो उसको ओरिजिन से स्टेनोसिस बोलते हैं, और अगर रूट पे कहीं दब जाए तो एन रूट स्टेनोसिस होता है। एन रूट स्टेनोसिस का कारण एक फैसेट पैथोलॉजी भी हो सकती है, जहाँ पे फैसेट जॉइंट जो आपस में ये वर्टिब्रा जिस जॉइंट के ऊपर आर्टिकुलेट करता है, अगर उसकी आर्थराइटिस की वजह से अगर नस वहाँ पे दब जाए तो उसको फैसेट आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। इन सब बातों में होता यह है कि मरीज जब हमारे पास में आता है तो सबसे बड़ा सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स कहते हैं लक्षण को, कि सबसे बड़ा लक्षण वो आपको क्या बताता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में पेशेंट बोलता है कि उसको दर्द आने लगता है। कारण ये होता है कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हम अपने एक्सटेंशन में रहते हैं। फ्लेक्शन में आगे झुकना होता है, एक्सटेंशन हमको सीधा रखता है। एक्सटेंशन में जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस में जो नस दबी हुई है वो और दब जाती है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में पेशेंट को दर्द आता है। इसी तरह से प्रोलॉन्ग वॉकिंग में भी और उल्टे लेटने भी पेशेंट को दर्द आता है।
ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम होता है। ये दर्द आपको किसी एक पैर में भी आ सकता है और दोनों पैरों में भी आ सकता है। किसी पेशेंट को प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में पेन ना करके प्रोलॉन्ग वॉकिंग में पेन आता है, मतलब कि वो 100 मीटर, 200 मीटर, 2 किलोमीटर के आसपास जब चलता है तब उसको किसी एक पैर में या दोनों पैरों में ये सिम्टम्स होने लगते हैं। बात करते हैं कि स्टेनोसिस जो होता है वो होता किस वजह से है, मतलब कि उसके कॉज क्या हो सकते हैं, कारण क्या होता है जिससे कि मरीज बोलता है कि उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है। एक कारण हो सकता है कि आपको कोई ट्रॉमा हुआ है। ट्रॉमा का मतलब है कि आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, उतरते उतरते आप गिर गए, एक कारण है कि आप फिसल गए। दूसरा कारण हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जो कि मोस्टली 2 व्हीलर्स वालों को ज़्यादा होते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस, मतलब कि अगर हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार के ऐसे प्रोफेशन में थे जिसमें आपको अपनी कमर को बहुत ज़्यादा झुका के रखना है या साइड बेंडिंग में रखना है, जैसे एक कारपेंटर है या एक पेंटर है या फिर कोई और बहुत देर तक खड़े होकर काम करना है और जिसकी कमर झुकी रहती है, उन केसेस में ये डीजनरेटिव चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन्हीं डीजनरेटिव चेंजेस में हमको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को स्टेनोसिस नाम की समस्या से जूझना पड़ता है। कारण जान लेने के बाद हम लोगों को ये देखना होता है कि अब ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम कंफर्म करें कि हमको लंबर कैनाल स्टेनोसिस हुआ है। एक होता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मरीज क्लिनिक में आके अपनी समस्या बताता है, उसकी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, हिस्ट्री ऑफ पेन है। सेकेंड चीज़ होती है कि जो हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को ये देखते हैं क्लिनिकली टेस्ट करके कि वाकई में उसको स्टेनोसिस है या कुछ और चीज़ तो नहीं है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बैक पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तीसरी जो कॉन्फर्मेशन होता है वो होता है मेडिकल एमआरआई के थ्रू। एमआरआई एक स्कैनिंग टेक्निक होती है जिसमें हम लोग रीढ़ की हड्डी का स्कैन करके देखते हैं कि स्टेनोसिस कितना बड़ा है। स्टेनोसिस के जो एमआरआई होता है उसमें अक्सर डायमीटर देखा जाता है। हमारे जो कैनाल होता है उसका डायमीटर जो होता है वो तकरीबन 10 से 15 mm का होता है। ये डायमीटर एक नॉर्मल डायमीटर होता है। अगर ये डायमीटर 10 से कम है, ठीक है, अगर ये डायमीटर कुछ 10 से 5 के बीच में है या फिर 5 से 0 के बीच में है, तो ये हम लोग सीवियरिटी की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई सबसे नीचे वाले रीजन में उसका डायमीटर आता है तो उसको सिम्टम्स सबसे ज़्यादा होंगे, तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होगी। इन्वेस्टिगेशंस के बाद में अब हम बात करते हैं कि स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट हम बता दें आपको कि आता है दवाइयों का। इसमें आप डॉक्टर के पास मिलके कुछ नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो पेन किलर्स होती हैं उनके सहारे से भी अपना स्टेनोसिस को, दर्द को थोड़े दिनों के लिए रोक सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण इलाज है वो आता है फिजियोथेरेपी का।
फिजियोथेरेपी में काफ़ी सारी मैनुअल टेक्निक ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग लंबर कनाल स्टेनोसिस के सिम्टम्स को मेडिकल इलाज के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि फिजियोथेरेपी अगर पेशेंट की 2 से 4 हफ्ते तक लगातार चले और 4 से लेके तकरीबन और 12 हफ्ते तक अगर पीरियोडिकली चले, थोड़ा रुक रुक के, तो पेशेंट को काफ़ी हद तक उसमें आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी मैनुअल टेक्निक्स में हमारे पास में मलिगन टेक्निक होती हैं, हमारे पास में मैकेंजी है, हमारे पास मेटलैंड है और इसके अलावा कायरोप्रैक्टर टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि हम लोग पेशेंट को दर्द में काफ़ी हद तक आराम पहुंचा सकते हैं। कोई भी मैनुअल टेक्निक देने से पहले जो भी एक कमर का हिस्सा होता है उसको मैनुअली रिलीज़ किया जाता है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि मरीज़ की कौन सी मांसपेशियों में तनाव ज़्यादा है और कौन सी मांसपेशी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसको हम लोग न्यूरोकाइनेटिक्स के तहत ट्रीट करते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट का वो मांसपेशियाँ जो सख्त हो गई हैं उनको लूजन अप करते हैं और वो मांसपेशियाँ जो ढीली पड़ गई हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए पेशेंट्स को एक्सरसाइज बताई जाती है। स्टेनोसिस के हम लोग 2 तरीके से मरीज़ को दर्द में आराम पहुंचाने में सहायता करते हैं। एक तरीका होता है मैकेनिकली, जिसमें कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी के, वो हेल्प करते हैं पेशेंट को दर्द में आराम पहुंचाने के। सेकेंडली आता है मैनुअल टेक्निक, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास में MFR है, जिसे हम मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं। हमारे पास में न्यूरोकाइनेटिक्स है, हमारे पास मलिगन टेक्निक है, हमारे पास MET है और इसके अलावा मेटलैंड है, सीरियक्स है, मैकेंजी है, बहुत सारी अन्य टेक्निक और भी हैं। इन सभी तकनीक से हम लोग पेशेंट के दर्द में आराम काफ़ी हद तक पहुंचा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसके हम बारे में जिक्र करते हैं, जो कि होती हैं एक्सरसाइजेस। स्टेनोसिस में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए और किस किस एक्सरसाइज को करने से आपको नुकसान हो सकता है। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा क्या नहीं करना है आपको जिससे कि आपको नुकसान हो सकता हो। कनाल स्टेनोसिस में हम लोग शुरुआत के कुछ महीनों में पेशेंट से बोलते हैं कि उनको एक्सटेंशन में नहीं रहना है। वो एक्सरसाइज जो कि आपको खड़े होके करने वाली हैं और लेट के पेट के बल करने वाली हैं, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, स्पाइनल एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, स्फिंक्स पोस्चर, वो नहीं करना होता है। हम लोग पेशेंट से कहते हैं, उसको टीच करते हैं कि शुरुआत में तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक फोकस करा जाए कोर बिल्डिंग एक्सरसाइज के ऊपर और साथ साथ में फ्लेक्शन एक्सरसाइज के ऊपर। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपका दर्द का जो पेन स्केल लेवल है वो 50% से कम है, तो आप कोर स्ट्रेंथनिंग से ऊपर बढ़ के फिर आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पे जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको स्ट्रिक्टली एकदम कोर और फ्लेक्शन एक्सरसाइज के ऊपर ही रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। इसके साथ साथ कोर में और फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो अपकमिंग वीडियोस हैं और कुछ वीडियोस जो हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग कोर स्ट्रेंथनिंग, वहाँ पे जाके आप कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। आपको उन वीडियोस का लिंक मेरे इस यूट्यूब वीडियो में भी दिख जाएगा। नीचे कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस। इस वीडियो का महत्व और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग पूरे जितना मैंने अब तक आपको बताया उसका आपको नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज के बेसिस पे आपको एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और कोर एक्सरसाइज पे ही काम करना होता है।
इसी के साथ ही ये वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज कैनाल स्टेनोसिस के बारे में बड़ी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइजेस के ऊपर गौर करना है। इन एक्सरसाइज के बारे में आपको हमारी दूसरी वीडियोस को देखना है और इन वीडियोस को आगे से आगे और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। शुक्रिया दोस्तों।